पति इस शब्द का अर्थ भी समझते हो तुम, और तुमने पति होने का कौन सा फर्ज निभाया। रंजीत बिस्तर पर बैठा गोद में लैपटॉप लिए कुछ काम कर रहा था। वहीं से उसने अनन्या को आवाज लगाकर एक प्याली चाय लाने को कहा। अनन्या ने फटाफट चाय बनाई और चाय लेकर उसके पास पहुंच गई। उसने चाय की प्याली वहीं सिहारने वाली मेज के पास रख दी और वापस रसोई तक पहुंची भी ना थी कि तब तक रंजीत की चीखती आवाज आई। जाहिर औरत, माँ बाप ने काम करने की कुछ तमीज भी सिखाई है या नहीं। बुरी तरह से जला डाला मुझे और लैपटॉप को भी बर्बाद कर दिया। सहमी सी अनन्या लौट कर वापस आई। उसे देखते ही रंजीत ने एक तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया और दांत पीसते हुए बोला, यह देख क्या किया तूने। चाय ऐसी रखी कि मुझ जैसे ही चाय लेने लगा तो चाय गिर गई। कुछ अकल है या नहीं तुम्हारे अंदर। अनन्या समझ गई कि रंजीत ने लैपटॉप की तरफ देखते देखते चाय की तरफ हाथ बढ़ाया होगा और चाय हाथ लगकर गिर गई होगी, मगर वह कुछ बोलती तो रंजीत और भड़क जाता। इसीलिए अनन्या अपमान का घूंट पीकर चुप रह गई। सासू माँ भी भड़बड़ाने लगी, यह तो मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, पता नहीं क्या चाहती है कलमुही। इसके बाप ने जैसे एक सुखल्ली सी चैन देकर मेरे बेटे को खरीद लिया हो, ऐसे धोस दिखाती है। ससुर भी अनज्ञ नेत्रों से उसकी ओर देखकर अखबार पटक कर चल दिए। कट कर रह गई अनन्या। वहाँ किसे सुनाती अपनी व्यथा। अनन्या के ब्याह को 2 साल हुए थे। रंजीत के दादाजी इस शहर के बहुत बड़े उद्योगपति थे और उनका बहुत बड़ा कपड़ों का व्यवसाय था। रंजीत के दादाजी ने अनन्या को एक विवाह में देखा था तो उसके सौम्य रूप और सुसंस्कारों से बहुत प्रभावित हो गए थे और उन्होंने उसी क्षण निश्चय कर लिया था कि अनन्या को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। जब उन्होंने यह बात घर में कही तो यह रिश्ता किसी को पसंद नहीं आया, क्योंकि अनन्या काफी गरीब घर से थी और रंजीत के माँ बाप को और रंजीत को मोटे दहेज की चाहत थी। पर दादाजी के हट के आगे किसी की एक न चली और अनन्या इस घर की बहू बनकर यहाँ आ गई। विवाह में उसके पिता कुछ अधिक नहीं कर पाए, सिर्फ रंजीत को उपहार स्वरूप एक सोने की चैन दे दी थी और बारातियों का स्वागत उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया। लेकिन इसके लिए ही उन्हें अपने गांव की जमीन भी बेचनी पड़ी थी। यह सब देखकर अनन्या बहुत व्यथित हो गई थी, पर उसके पिता ने उसे समझा बुझाकर इस विवाह के लिए राजी कर लिया था। उसके माता पिता इसी बात से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी बिटिया का ब्याह बड़े घर में हो रहा है। विवाह के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते, मगर होने के आगे किसकी चलती है। विवाह हुए 4 ही महीने बीते थे कि एक रात हृदय गति रुक जाने से स्नेहिल दादाजी का निधन हो गया और उसके बाद से ही अनन्या के ऊपर व्यंग बाड़ों और प्रताड़ना का पहाड़ टूट पड़ा। शायद वो लोग यही चाहते थे कि किसी भी प्रकार से अनन्या तंग आकर स्वयं ही यहाँ से चली जाए और रंजीत का दूसरा विवाह हो जाए, परंतु अनन्या अपने माता पिता के सम्मान और उनके दिए गए संस्कारों के कारण सब कुछ चुपचाप सहती जा रही थी और सब कुछ अब तक अपने माँ बाप से छुपा कर रखा था। सारी पीड़ा, सारा दर्द अपने में समेट कर पी लिया था। आज अनन्या का जन्मदिन था। सुबह सुबह उसकी माँ और पिताजी ने फोन किया था। पिताजी ने कहा कि वह आज उससे मिलने उसके घर आ रहे हैं। अनन्या कांप कर रह गई। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता इस घर में आए और अपमानित होकर वापस जाएं। उसने पिताजी से कहा, आप व्यर्थ में परेशान ना हो बाबूजी, बात तो हो ही रही है। परंतु बाबूजी नहीं माने और कहा कि मैं आज तुझसे मिलने अवश्य आऊँगा। आज तेरा जन्मदिन जो है। अब अनन्या कर भी क्या सकती थी सिवाय उनकी प्रतीक्षा की। शाम होने वाली थी, तभी बाहर एक ऑटो आकर रुकी और उसमें से उसके पिताजी हंसते मुस्कुराते हुए उतरे। अनन्या दौड़कर वहां पहुंची। उसने पिताजी के पैर
पैर छुए और उनके सीने से लग गईं। रोकते रोकते भी आंसू है छलक ही आया। इस पर पिताजी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अब क्यों रो रही है पगली? मैं तो आ तो गया हूँ तुझसे मिलने। अनन्या ने अपनी पीड़ा छुपाते हुए पिताजी से कहा, कुछ नहीं बाबूजी, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ ना, तो खुशी के आंसू छलक आए। फिर अनन्या ने पिताजी को अंदर लाकर बिठाया। पिताजी कुछ फल, मिठाई और घर में सबके लिए कपड़े लेकर आए थे। अपने पिता की आर्थिक स्थिति समझते हुए अनन्या समझ रही थी कि इस उपहारों के लिए उसके पिताजी को अपने घर के खर्चों में से कितनी कटौती करनी पड़ी होगी। तब जाकर वह यह सब कुछ उन सब के लिए ला पाए होंगे। उसने रुंधे गले से कहा, यह सब क्यों किया बाबूजी? इस पर पिताजी ने मुस्कुराकर उसका गाल थपथपा दिया। पिताजी अकेले बैठे थे और घर में से कोई उठकर उनसे मिलने नहीं आया। वह उठकर रसोई में गई और सोचा कि पिताजी के लिए कुछ चाय नाश्ता बना ले। तभी सासू माँ ने रसोई में प्रवेश किया और कटाक्ष करते हुए कहा, यहाँ पर कोई खैरात नहीं बट रही है कि हम हर किसी को चाय नाश्ता करवाते रहें। जाओ जाकर बैठो अपने बाप के पास और उनको जल्दी से विदा करो यहाँ से। कुछ नहीं बोल पाई अनन्या। उसने चुपचाप पिताजी के लाए फलों में से कुछ फल काटे और तस्तरी में रखकर पिताजी के पास ले गईं। पिताजी ने कुछ बोले तो नहीं, लेकिन शायद उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। तुम यह सब करके बेकार ही परेशान हो रही हो। अब मैं भी चलता हूँ। तुम्हारा जन्मदिन था तो तुम्हें देखने की इच्छा हो रही थी और तुम्हारी माँ ने भी कहा था कि तुमसे मिलकर तुम्हारा हालचाल लेता आऊं। तभी रंजीत भी आ गया। उसने एक नज़र अनन्या की पिताजी पर डाली और फिर अपने कमरे में जाने लगा। उसके इस व्यवहार से अनन्या बहुत आहत हो गई, पर फिर भी हृदय पर पत्थर रखकर उसने रंजीत को आवाज़ देकर कहा, सुनिए, पिताजी आए हैं। देखिए ना, हमारे लिए उपहार भी लेकर आए हैं। बेकार ही इतना परेशान हो गए। आइए इनका आशीर्वाद ले लीजिए, फिर आप कपड़े बदलने कमरे में चले जाइएगा। उसका इतना ही कहने की देर थी कि रंजीत ने निहायती बदतमीजी से कहा, अरे उपहार लाए हैं तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया। एक तो वैसे ही इनकी जेब फटी हुई है, इनसे तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। भगवान जाने कौन से पाप किए थे कि तुम लोगों के कंगाल के खानदान में हमारा नाता जुड़ गया। और या जो उपहार लेकर आए हैं ना, या तो इन्हें वापस दे दो या इन्हें नौकरों में बांट दो। ऐसे कपड़े हम नहीं पहनते। जाने चले आते हैं कहाँ कहाँ से मुंह उठाए। इतना सुनते ही अनन्या के सब्र का बांध टूट गया। वह गुस्से में कांपती हुई चीख पड़ी, बस कीजिए, बहुत हो चुका। खबरदार, आप सब इतने दिनों तक मुझे प्रताड़ित करते रहे और मेरा अपमान करते रहे। मैं सब कुछ सहन कर लिया, पर आज आपने सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मेरे बाबूजी का अपमान किया है, इसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज और इसी समय आपका यह घर छोड़कर अपने पिता के साथ वापस जा रही। थूकती हूँ आप पर और आपके घर पर। मुझसे मिलने या मुझसे संपर्क करने की चेष्टा मत करिएगा। रंजीत एक पल को तो उसका यह रौद्र रूप देखकर हतप्रभा रह गया, मगर फिर संभलती हुई चीख कर कहा, हाँ हाँ, जा, अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से चली जा।
मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो तुझसे मिलने की कोशिश करूँगा। आंसू पोंछते हुए अनन्या फटाफट अपना सामान बांधने लगी। पिताजी ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु अनन्या का तो जैसे रूप ही कुछ और हो गया था। वह बिल्कुल अडिग थी। अपना निर्णय सुना देने के पश्चात अब उसका मन शांत हो गया था। उसने शांत स्वर में पिताजी से कहा, बाबूजी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने पिताजी का अपमान नहीं। आप मुझे घर ले चलिए। जिस घर में मान ना हो वहाँ से संबंध विच्छेद हो जाना ही श्रेष्ठकार है। मैं जैसे तैसे ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करूंगी और आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगी। रो पड़े पिताजी। तुझसे किसने कह दिया बिटिया कि तू मेरे ऊपर बोझ है? तेरा घर है, तू जब चाहे आ सकती है और जितने दिन चाहे रह सकती है। भावुक होकर अनन्या के पिता से सीने से लग गईं। दोनों पिता पुत्री घर से निकल गए, पर ना तो किसी ने उनसे बात की और ना ही किसी ने उनको रोकने की कोई प्रयास किया। समय के गर्भ में क्या छुपा है यह कोई नहीं जान सका। अनन्या के उस घर से निकलते ही मानो लक्ष्मी ही लौट गईं। रंजीत के पिता को व्यवसाय में बहुत ही बड़ा घाटा हुआ और ऐसी स्थिति हो गई कि वो दिवालिया हो गए। पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। ऐसी स्थिति में रंजीत से कोई भी बात तो क्या, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। काम पाने को अब रंजीत दर दर भटकने लगा, मगर कौशल और अनुभव के अभाव में उसे कहीं भी काम धक्का नहीं मिल पाया। उधर अनन्या ने भी मायके में ट्यूशन लेना शुरू कर दिया और अपनी आगे की पढ़ाई पुनः प्रारंभ कर दी। इस बात को 8 साल बीत चुके थे। अब अनन्या एक डॉक्टर बन चुकी थी और बहुत ख्याति प्राप्त कर रही थी। उस दिन वह क्लिनिक में अपने कैबिन में बैठी थी, तभी रिसेप्शनिस्ट का फोन आया। मैम, कोई रंजीत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। रंजीत का नाम सुनते ही अनन्या को ऐसा लगा जैसे सैकड़ों बिच्छुओं का डंक एक साथ उसे लग गया हो, मगर उसने फिर स्वयं को संयत किया और शांत स्वर में रिसेप्शनिस्ट से कहा, उनसे कह दो कि मैडम बिजी हैं और अभी किसी से नहीं मिल सकती। यह कहकर उसने फोन रख दिया। 5 मिनट के बाद ही रिसेप्शनिस्ट का पुनः फोन आया। मैडम, वह किसी भी तरह से नहीं मान रहे हैं और एक बार आपसे मिलने के लिए जिद लगाए बैठे हैं। अनन्या वहाँ कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया, ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। कुछ ही क्षणों के बाद रंजीत उसके सामने खड़ा था। बिखरे हुए बेतरतीब से बाल, उतरा हुआ चेहरा, मुड़े तुड़े कपड़े, पागलों जैसी हालत हो चुकी थी। अनन्या को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अनन्या, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और बहुत ही बुरा व्यवहार किया, पर मुझे क्षमा कर दो अनन्या। जो हुआ अब उसे भुला दो। हम फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। चलो अनन्या, मेरे साथ अपने घर चलो। अनन्या अपनी कुर्सी पर शांतिपूर्वक बैठी रही। रंजीत की बातें सुनकर उसके चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने रंजीत से कहा, कौन है आप? मैं तो नहीं जानती आपको। तिलमिलाकर रह गया रंजीत। ये क्या कह रही हो अनन्या? मैं तुम्हारा पति रंजीत। कुछ भी हो, पर क्या अपने पति से कोई ऐसे व्यवहार करता है?
अनन्या ने शांति किंतु दृढ़ स्वर में उसकी आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, पति, इसका अर्थ भी समझते हो तुम? और तुम पति होने का कौन सा फर्ज निभाया? तुमने मेरे साथ जो भी किया उसे तो शायद मैं भुला भी दूं, किंतु मेरे पिता के साथ जो तुमने व्यवहार किया और उनका जो अपमान किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे पिता मेरे लिए ईश्वर के समान है और तुमने मेरे ईश्वर की अवहेलना की और उनका अपमान किया। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकती। मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरे इस नए जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है मिस्टर रंजीत। अब तुम जा सकते हो। मेरा भी घर जाने का समय हो गया है। मेरे माँ बाप मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह कहकर अनन्या ने अपना बैग उठाया और केबिन से निकलकर गाड़ी की ओर बढ़ गई। रंजीत किसी हारे हुए जुआरे की तरह बस उसे खड़ा खड़ा देखता रह गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।